नमस्कार। एक बार फिर आपका पुनः स्वागत है। देखिए, अपन संधि के वेद पढ़ रहे थे, उसमें स्वर संधि पूरी हो गई थी। उसके बाद में व्यंजन संधि पढ़ने लग गए। व्यंजन संधि में भी चतुर्थ संधि, षष्ठोत्थ संधि और सचतुर्थ संधि पढ़ लिया था। चतुर्थ संधि थी अपनी लास्ट क्लास में। आज देखते हैं जसत्व संधि के बारे में। जसत्व संधि में कहा गया है कि यदि कोई व्यंजन के बाद यानी कोई भी व्यंजन हो, उसके बाद में स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ह या र ल व हो, अगर इनमें से कोई भी आ जाता है तो फिर वहाँ पर व्यंजन के पहले वाला व्यंजन है उसकी जगह तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। देखिए, चतुर्थ संधि पढ़ी थी अपन ने। चतुर्थ संधि में आगे व्यंजन आ रहा था और पीछे एक दो और ये श स स आ रहा है, श श और स ये आ रहे थे। व्यंजन के बाद में क्या आ रहे थे? पहला, दूसरा और स श और स आ रहे थे। तो व्यंजन की जगह अपन पहला वर्णादेश कर रहे थे, अपने ही वर्ग का पहला वर्ण। आज जसत्व संधि पढ़ते हैं। जसत्व संधि में भी ऐसा ही नियम है, केवल अंतर जो पीछे व्यंजन आ रहे हैं इनमें थोड़ा बहुत अंतर है, ये देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा नोट करो इसकी। यदि यदि व्यंजन के बाद यदि किसी व्यंजन के बाद, यहाँ पर किसी कर लेना बीच में, यदि किसी व्यंजन के बाद स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ह य व और य, इनमें से कोई वर्ण आता है, स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ह य व र ल आ जाए तो पहले वाले व्यंजन की पहले वाले व्यंजन के स्थान पर पहले वाले व्यंजन के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जो वर्ग का तीसरा वर्ण है वो जो पहला वाला व्यंजन आ रहा है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, यानी उसकी जगह वो आदेश हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सूत्र लिखते हैं। सूत्र में देखो आप, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन के बाद में क्या क्या आ रहा है प्लस में? एक तो स्वर आ रहे हैं, एक तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ रहा है, उसके बाद में ह आ रहा है, फिर य व र और ल। अगर व्यंजन के बाद में इनमें से कोई भी एक वर्ण मिल जाए आपको, तो फिर ये जो व्यंजन है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है।
तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखिए वहाँ पर जब चर्तु संधि पड़ी थी वहाँ पर व्यंजन का प्रथम वर्ण बदल आदेश हो रहा था, यहाँ पर कौन सा वर्ण हो रहा है? तीसरा वर्ण। वहाँ पर पहला वर्ण और यहाँ पर तीसरा वर्ण। वहाँ पर व्यंजन में भी अपन ने कुछ छोड़े थे, कुछ वर्ण छोड़ दिए थे। जैसे छोड़ा था, एक तो अंतस्थ छोड़े थे और एक वर्ग का पांचवा वर्ण, ये छोड़े थे अपन ने। वहां पर चर्तु संधि भी छोड़े थे व्यंजन में, अंतस्थ और वर्ग का पांचवा वर्ण छोड़े थे। फिर उसके बाद में वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला और शेषस्थ, अगर इनमें से कोई आ जाए तो वो व्यंजन होगा। इनको छोड़ करके यहाँ पर पूरे व्यंजन है, सिर्फ इनको छोड़ करके पूरे व्यंजन। अगर इन्हें भी याद नहीं करना चाहते हो तो मत करो, आप तो सीधे व्यंजन पे रहो। भाई व्यंजन आएगा, आगे कोई ना कोई व्यंजन आएगा और फिर उसके बाद में इनमें से कोई मिल जाए तो फिर वहाँ पर कौन सी संधि होगी? जसत्व संधि। ठीक है, इसे नोट कर लो। आपने पहले इस उदाहरण के बारे में भी सुन रखा होगा, पढ़ते ही आ रहे हैं कि जगत प्लस इस बराबर जगदीश। क्या बनता है? जगदीश बनता है। लेकिन ये बनता कैसे, इसमें संधि कैसे हो रही है, इसको आज देखते हैं। यहाँ पर देखो त आ रहा है, यानी त कोई व्यंजन है। इसके बाद में क्या आ रहा है? ई। तो सबसे पहले तो अपन सचित्र संधि पर चलते हैं। वहाँ पर बताया था मैंने, श और त वर्ग के बाद में स और च वर्ग आ जाए तो फिर वहाँ पर सचित्र संधि हो गई। श त वर्ग में से कोई एक आ रहा, त वर्ग आ रहा है, श च वर्ग में से कोई एक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सचित्र संधि नहीं होगी। इष्टुत्व संधि पर चलते हैं। श और त वर्ग के बाद में शकार और टकार, ट वर्ग में से कोई एक वर्ण हो, इन दोनों के बाद में से या तो ये पहले हो या फिर बाद में हो। ये क्या त तो मिल रहा है, त वर्ग में त वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये तो मिल रहा है, लेकिन श और त वर्ग में से कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो ये भी संधि नहीं है, इस षष्ठत्व संधि भी नहीं है। आगे चलते हैं। चतुर्थ संधि पढ़ी थी अपन ने। चतुर्थ संधि में कहा था कि व्यंजन, व्यंजन के बाद में पहला, दूसरा, श स स ह ये वर्ण हो, तो यहाँ पर ये है, ये तो स्वर है, वहाँ तो व्यंजन के बाद में व्यंजन ही आ रहे थे पूरे, यहाँ तो स्वर आ रहा है, तो चतुर्थ संधि भी नहीं हो रही। तो फिर अपन जसत्व संधि के नियम पर चलते हैं। जसत्व संधि में बताया गया है कि व्यंजन के बाद में कोई भी स्वर हो, उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए। चाहिए स्वर नहीं हो तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए। उसके बाद में अगर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी नहीं आ रहा तो या फिर ह या वरल आ जाए, इनमें से कोई वर्ण आ जाए, तो फिर वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? जसत्व संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर ई आ रहा है, यानी ये क्या है? स्वर है, स्वर का ही स्वर है ई, तो यानी स्वर आ गए हैं यहाँ पर ई के रूप में। जब ई के रूप में स्वर आ गया और आगे व्यंजन है तो निश्चित रूप से अपन को पता चल गया कि भाई दोनों तरफ स्वर नहीं है, और यहाँ पर दोनों तरफ स्वर नहीं है तो स्वर संधि नहीं होगी, व्यंजन संधि हो रही है। एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ स्वर है, परिभाषा में बताया गया था, या तो एक स्वर या एक व्यंजन या दोनों व्यंजन। तो अब देखो यहाँ पर ये तकार है, तकार की जगह क्या आएगा? ये अपने ही वर्ग में जसत्व संधि का नियम लगते ही क्या होगा कि जो प्रथम व्यंजन है, जो प्लस के आगे वाला व्यंजन है, वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। अब तीसरा वर्ण क्या है ये ढूंढते हैं अपन। अब त कौन से वर्ग का वर्ण है? त कौन से वर्ग का वर्ण है? तो वर्ग किसका है? त का। त वर्ग है। कौन सा वर्ग है? त। त कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है।
तो द वर्ग का कौन से वर्ण में बदलेगा? ये तीसरे वर्ण में बदलेगा। और तीसरा वर्ण आप जानते हो, द वर्ग का तीसरा वर्ण है द वर्ण में बदल जाएगा त, यानी ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा जो कि द है। यहाँ तक समझने में आ गया सबको? आगे चलते हैं। अब मिला दीजिए इसे। जग त की जगह द आ गया, पीछे ईस है, ईस जैसे कैसे मिला करके लिख जगदीश, ये आपका रूप बन गया। इस प्रकार से इसमें जैसा सुसंधि हो करके एक नया शब्द बन रहा है, एक नया पद बन रहा है जगदीश। इसके बाद में देखिए वाक प्लस ईस, एक दूसरा उदाहरण है वाक प्लस ईस। देखिए क एक व्यंजन है, इस क को लिख लेते हैं। सबसे पहला काम उतना ही है कि प्लस के बाद वाला और आगे वाला जो निकटतम है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर क लिख लिया, यहाँ पर ई लिख लिया। वही नियम लगा करके देख लेते हैं। सीधा जसत्व संधि पर चलते हैं। जसत्व संधि पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए, व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है तो यानी यहाँ पर कौन सी संधि होगी? जसत्व संधि हो रही है। जसत्व संधि होने पर प्रथम वाले वर्ण, प्रथम वाले व्यंजन का व्यंजन बदलता है। प्रथम वाला व्यंजन क बदलेगा। अब ये क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा, यानी क कौन से वर्ण में बदलेगा? तीसरे वर्ण में बदलेगा। कौन किसका? अपने ही वर्ग का। यहाँ पर एक ये अपने ही वर्ग का, ये ध्यान रखना, इसके हिसाब से नहीं बदलेगा, ये अपने ही वर्ग में बदलेगा। यानी जिस क वर्ण जिस वर्ग में आता है उसका तीसरा वर्ण आएगा यहाँ। तो क वर्ग में क आता है तो ये क वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो क ख ग क्या बना? ग। मूल स्वरूप में आ जाएगा, हलंत की जगह हलंत आ जाएगा। पीछे इस जैसी की जैसी है, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। आगे की जैसे लिख दो वाह। अब देखिए यहाँ पर वाह है, क की जगह ग आ गया, मिला करके देखो वागीस, वो बना अपना वागीस। इसे नोट कर लो। एक बात का आप ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, चर्त संधि में भी बोला था, जसत्व संधि में भी बोला था कि ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये अपने ही वर्ग के में बदलेगा, तो फिर आप निश्चिंत हो करके ये देखना सबसे पहले कि आगे कोई ना कोई उन 5 वर्गों में से एक वर्ण आ रहा है क्या। आपको निश्चित रूप से जो मैंने व्यंजन लिखाए थे आगे में, ये प्लस के आगे व्यंजन लिखाया था चर्त संधि, और ये जसत्व संधि में जो व्यंजन लिखा रहा हूँ, इनमें निश्चित रूप से आपको वर्ग के ही वर्ण मिलेंगे। वर्ग के यानी वो 25 वर्ण बताए थे मैंने आपको, 5 वर्गों में 25 वर्ण बताए थे। उन 25 वर्णों में से ही एक वर्ण मिलेगा ना। तो ये मिलेंगे, ये ह भी नहीं मिलेगा, ये अंतस्थ और उष्म व्यंजन नहीं मिलेंगे। अंतस्थ और उष्म व्यंजन नहीं मिलेंगे। ये दोनों को छोड़ करके बाकी जो 25 व्यंजन है उनमें से कोई ना कोई व्यंजन मिलेगा। तभी तो अपन उसी के ही तीसरे वर्ग में, उसी के ही पहले वर्ण में आदेश करेंगे। अगर वहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ये अंतस्थ व्यंजन आ गया, तो अब अंतस्थ व्यंजन तो 4 होते हैं, उनका कोई वर्ग होता नहीं है, तो उनको अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, पहले वर्ण में कैसे आदेश करेंगे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई ना कोई वर्ग का व्यंजन मिलेगा आपको आगे। पीछे फिर नियम के अनुसार जैसे जैसे बताए थे, किसी में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण मिल जाए, वर्ण मिल जाए, स्वर मिल जाए,
इस प्रकार से कोई भी मिल सकता है, लेकिन आगे निश्चित रूप से चतुर्थ संधि और चतुर्थ संधि में निश्चित रूप से आपको वर्ग का ही मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ग, दूसरा स्वर ये व्यंजन नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक और उदाहरण लेकर के आए हैं, दिक् प्लस विजय। ये दिक् प्लस विजय ये देख लेते हैं। आगे क्या है? क, अंतिम है, अंतिम वर्ण है क, हलंत में है, इसके बाद में कोई स्वर है ही नहीं, तो ये व्यंजन ही अंतिम वर्ण है। पीछे देखो ये वी है। जब स्वर संधि पढ़ाई थी मैंने, तभी मैंने बताया था आपको कि ये वी है। तो ये वी में आप ये मत लगा देना कि भाई ये ई पहले मिली हुई है। यहाँ पर ये ई नहीं है, आगे छोटी ई नहीं है और पीछे वह नहीं है। इस प्रकार से इसका पद विश्लेषण नहीं होता। पद विश्लेषण होता है पहले व्यंजन आएगा, फिर उसके बाद में व्यंजन में जिसकी मात्रा लगी हुई है वो स्वर आएगा। तो पहले व्यंजन आएगा, तो व्यंजन क्या है? वह को हलंत कर देते हैं, आधा कर देते हैं। अब इसमें से स्वर को निकालते हैं। स्वर क्या है? ये ई। इस प्रकार से आएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहा है, ना कि व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है। स्वर तो दूसरा वर्ण हो गया, व्यंजन पहला वर्ण है। तो जब देखो पहले अपन ने स्वर देखे थे, अब व्यंजन देख लेते हैं। पहले स्वर पढ़ रहे थे, अब व्यंजन का उदाहरण है ये। व्यंजन में मिल रहा है अपन को ह, य, व, र, ल। इनमें से कोई एक वर्ण मिल रहा है, व मिल रहा है। अपने नियम में देख सकते हो आप कि किसकी जगह क्या आदेश होगा। इस व्यंजन की जगह आदेश होगा क्या? इस व्यंजन की जगह आदेश नहीं होगा। आदेश किसकी जगह होगा? प्रथम वाले व्यंजन की जगह। आदेश प्रथम वाले व्यंजन की तरह। अब देखो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन से वर्ग का है। ये क वर्ग का है, स्पष्ट रूप से प्रथम वर्ण दिखाई दे रहा है आपको। क वर्ग में क प्रथम वर्ण है, तो ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, पहले पढ़ लिया था। आगे क्या है? दी। क की जगह ग आ ही गया। पीछे क्या है? विजय। मिला करके देखो आप, इस प्रकार से मिलेगा। ग हलंत में है, तो ये आजा। वह, अब वह के छोटी की मात्रा लगी हुई, ना कि बड़ी की। अगर बड़ी की मात्रा है तो ऐसे लगा देते हैं, और छोटी की मात्रा है तो फिर ये जो आधा वाला व्यंजन है इसे भी इसके अंदर लेना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा। दिग् विजय, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए। आप लोगों को अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, उनका संधि निर्माण करके उसके पीछे संधि का नाम लिख करके उसी प्रकार से आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जैसे अप प्लस जम, षट प्लस अक्षरम, कुकुब, यह हलंत में है। कुकुब प्लस ईस, तत् प्लस रूपम, षट प्लस अत्र, इत्र है अत्र। इनको इनकी संधि करके और इसके पीछे संधि का नाम लिख करके मेरे इस मोबाइल नंबर पर फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूं। ये आपका होमवर्क है, इसे कर लेना। धन्यवाद।